नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। संसद से बना हुआ कानून और सुप्रीम कोर्ट का उसमें हस्तक्षेप, ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो चल रहा है उसके ऊपर सरकार अब धीरे धीरे सोचने लगी है कि क्या किया जाए जिससे कॉलेजियम के इन जजों के ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। क्योंकि संसद से कानून बनता है और उसके बाद चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ सो कॉल्ड एनजीओ वाले और एक्टिविस्ट चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कभी किसी कानून पर बैन लगा देता है, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो कानून बना था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खोद निकाला एक टेक्निकल रीजन और उसके बाद उसके ऊपर रोक लगा दी, उसे खारिज कर दिया, जिसके बाद सरकार पर सवाल उठाए जाने लगे। विपक्ष को एक हथियार मिल गया और इसी बात को लेकर अमित शाह बार बार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कानूनों का लिहाज नहीं रख सकता तो उसके बदले हमें कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे कि न्यायपालिका का कानूनों में हस्तक्षेप कम हो सके और ऐसे कानून लाने पड़ेंगे जिसके बाद न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों में हस्तक्षेप करने की क्षमता ही खो दे। और इसलिए अमित शाह ने कॉलेजियम के उन जजों को एक बड़ा जवाब दिया है और यह जवाब पुलिस और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल के ट्रेनिंग एकेडमी में दिया। और इस बीच चर्चा भी इस बात की हो रही है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जो अलग अलग तरीके से अपने फैसलों में ये दिखाता है कि विपक्षी पार्टियां जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले चाहती है, आखिर वो फैसला वैसे ही क्यों आ जाता है, क्यों कोई ना कोई तरीके ढूंढ लिए जाते हैं कुछ कानूनों के अलावा। और आगे तो कुछ और कानून आने वाले हैं, जैसे वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, ये अभी जेपीसी में चल रहा है। जेपीसी के रिकमेंडेशन के बाद वो फिर से संसद में लाया जाएगा और उसे पारित करवाया जाएगा। लेकिन ये तो तय है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो इसमें कोई ऐसा लूपहोल्स नहीं होना चाहिए जिससे सुप्रीम कोर्ट को यह मौका मिल सके कि संसद में पारित ये कानून को के साथ खिलवाड़ किया जाए, इस पर रोक लगाई जाए, इसे खारिज किया जाए या इसके कुछ संशोधनों में अपनी तरफ से टिप्पणियां की जाए, कुछ अस्वीकार किया जाए। और यही बात अमित शाह कह रहे थे। अमित शाह ने कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का हर कानूनों में हस्तक्षेप होता है, हम कोई कानून बनाते हैं उसके बाद कुछ चैलेंज करने के लिए पहुंच जाते हैं याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो जज बैठे हुए हैं उनको लगता है कि संसद से जो कानून बनाया जाएगा उसमें कोई न कोई कमियां होगी और उन कमियों का फायदा उठाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमेशा से रुदाली गैंग है, जो रोता रहता है, जो पॉलिटिकल तरीके से इन कानूनों के साथ हेरफेर करने की कोशिश करता है या जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करता है, उसे तो यही लगता है कि संसद में तो उसका बहुमत है नहीं, तो फिर संसद से जो कानून बन गया उसे हम कैसे कमजोर कर सके, उसके लिए एक दरवाजा मिलता है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट के पास यह संवैधानिक अधिकार है कि संसद के कानूनों पर वो विचार कर सके और उसकी लीगलिटी को देख सके। हालांकि अगर उसमें सारे प्रावधानों को सही तरीके से रखा जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया आर्टिकल 370 को लेकर कि आर्टिकल 370 पर हम लोगों को यह पता था और यह जानकारी थी कि अगर कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के लिए पहले हम लोगों को संसद में जूझना पड़ेगा और वहां पर अपोजिशन पार्टियां वही अपीजमेंट पॉलिटिक्स करेगी, वो हमारे साथ नहीं खड़ी होगी, वो वॉकआउट करने की कोशिश तो बाद में करेगी, पहले अपने संख्या बल जुटाएगी। लोकसभा में उस समय कोई हर्डल नहीं था, लेकिन राज्यसभा में इन लोगों की एकता भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती थी और इसलिए इन लोगों ने एक बेहतर तरीके से ड्राफ्ट बनाया। आर्टिकल 370 के
एब्रोगेशन के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया वो ऐसा था जिसमें कोई भी लूप होल्स ऐसा ना हो जिससे सुप्रीम कोर्ट को मौका मिल सके। और अमित शाह ने यही बात कही कि आर्टिकल 370 को देख लीजिए, इसके पारित होने के बाद जब कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया तो इसे चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया गया। वकीलों की फौज भी थी, कपिल सिब्बल जैसे वकील थे। और कपिल सिब्बल ही नहीं, इसमें इतने लोगों ने याचिकाएं दायर की कि सबके अपने अपने वकील थे। 20 से ज्यादा वकीलों की फौज वहां पर इस कानून के संशोधन को चैलेंज करने के लिए पहुंचा हुआ था। और इन लोगों ने हर एक पहलुओं पर विचार किया। इन्होंने लोकतंत्र की बात की कि देखिए, कश्मीर में अगर विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर देंगे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। इन लोगों ने संविधान की बात की कि यह संविधान के प्रावधानों से छेड़छाड़ है, क्योंकि हमने संविधान में ही इसके लिए जिक्र किया था कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन सारे तर्क, इनके सारे लॉजिक खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि हमने उसे ड्राफ्ट ही ऐसा किया था कि किसी भी कोर्ट कचहरी या सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इसमें ना हो सके। उसी तरीके से भारतीय न्याय संहिता, ये देखिए, इसमें भी इन लोगों ने चैलेंज करने की कोशिश की, यहां तक कि प्रोटेस्ट भी किया और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। लेकिन हुआ क्या, हम इसको ड्राफ्ट करने में इतने सावधानी बरते थे कि इसके बाद इनके पास कोई मौका ही नहीं रहा इस बात के लिए कि हम इसमें संशोधन करवा सके, सरकार को अनकंफर्टेबल महसूस करवा सके, इसे खारिज करवा सके। लेकिन वही बात इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर नहीं थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए पहले से ही प्रस्ताव था और उसे बिल पारित करवाया गया। जब बिल पारित करवाया गया तो उसमें यह ध्यान नहीं रखा गया कि इसे एक्सक्लूड किया जाए, आरटीआई के दायरे से बाहर निकाला जाए। जैसे आरटीआई के दायरे से बहुत सारे मामले बाहर हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात करें, हाई कोर्ट के जजों की बात करें, इनके सैलरी को लेकर, इनके पूरे इनकम को लेकर पिछले दिनों जो लॉ एंड जस्टिस पर कमेटी थी पार्लियामेंट की, उसने भी निर्देश जारी किया था सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल, सबके लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपने सारे इनकम, यह केवल व्यक्तिगत इनकम नहीं बल्कि अपने परिवार में, यानी अगर कोई नाबालिग बच्चा है उसके नाम से जो प्रॉपर्टी है या उनकी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी है, सारा रिवील करें, ये सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे रखें, सरकार को दें। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और फिर उसके बाद आरटीआई के एक सवाल पूछे गए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा कहां उपलब्ध है, तो सीधे वहां से जवाब आया, इसकी उपलब्धता के लिए हम बाध्य नहीं हैं, आरटीआई के दायरे से इसे बाहर रखा गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा सिर्फ सीजीआई के पास जाएगा और वो भी स्वैच्छिक है। जो जज चाहते हैं वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा बंद लिफाफे में सीजीआई के पास भेज दें। और यही बात थी कि 27 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया भी, तो उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, केवल सीजीआई को पता होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उनके अलावा किसी को पता नहीं होगा। वो संतुष्ट हैं तो ठीक है, फिर आगे जांच कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि किसी जज की संपत्ति आय से अधिक है। जैसे कई पॉलिटिशियन हैं, अभी डीके शिव कुमार का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है क्योंकि कर्नाटक में इसे सरकार ने खारिज कर दिया था और लोकायुक्त के पास भेज दिया था, सीबीआई के हाथ से निकल गया था, तो वो हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सीबीआई ने ये दलील दी है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में हमें जांच करने का आदेश दिया जाए। उसमें ईडी की भी टीम जांच कर रही है और फिर ये आईटी डिपार्टमेंट की टीम भी जांच कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा ही उपलब्ध नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में इन लोगों को ज्यादा पैसे है, ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा प्रॉपर्टी है, जितने इनकम होता है उससे। और ये प्रॉपर्टी आया कहां से, इसका जवाब वो कैसे दे पाएंगे जब जानकारी ही नहीं रहेगी तो जांच ही नहीं होगी। ये दायरे से बाहर करने की बात है। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनावी चंदा के लिए बनाया गया था, जिसमें ब्लैक मनी का उपयोग नहीं होता था, सीधे अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर होता था, यानी कोई कंपनी या कोई व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है तो उसको
वो कैश में नहीं पे कर सकता, बल्कि अपने अकाउंट से पे करेगा और उसके अकाउंट से फिर पार्टी के अकाउंट में जाएगा, न कि किसी व्यक्ति को बैग में भरकर दिया जा सकता है। कैश में ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं था। इसका मतलब है कि वो जो पैसा होगा अकाउंट में वो व्हाइट मनी होगा, लेकिन इसको ध्यान नहीं दिया गया और फिर केवल यही देखा गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो सबका अधिकार है, वो कानून जब पहले आ चुका है तो उस कानून का इसमें उल्लंघन किया गया है, इसमें सूचनाएं गुप्त रखी गई है, इसलिए ये कानून खारिज होता है। अब आगे कुछ और कानून आने हैं। बिल है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल भी, और ये जेपीसी में अभी इसकी चर्चा चल रही है। जेपीसी के बाद जब रिकमेंडेशन होगा तो इसे पारित करवाया जाएगा। और ये तो तय है कि जिस तरीके से जेपीसी की बैठकों में पूरे विपक्षी पार्टी एक तरीके से एक ही सुर में बात कर रही है, हंगामा कर रही है, चाहे टीएमसी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या शिवसेना यूबीटी हो, ये जितने जो पार्टियां हैं विपक्ष में बैठी हुई, जिसमें से इन लोगों के सदस्यों की संख्या 31 में अगर देखा जाए तो 14 मेंबर जो हैं जेपीसी के अंदर वो इन विपक्षी पार्टियों के हैं। ये सारे के सारे इसका विरोध ही करते हैं, कभी भी सामान्य समस्या के समाधान की तरफ नहीं बढ़ते। तो ये कैसे विश्वास किया जाए कि जब कानून बन जाएगा तो ये चैलेंज करने के लिए नहीं जाएंगे। ये तो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये मुस्लिम समुदाय के कुछ रहनुमा अपने आप को जो कहता है, यहां तक कि ओवैसी भी उस सीक्रेट डील में शामिल है, जो कि अलग अलग जगहों पर बैठकें कर रहा है। इसने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स के साथ बैठक की, इसने जमीयत उलेमाए हिंद के साथ बैठक की, और ये लोग बाहर से यानी कि लाखों करोड़ों लोगों के पास क्यूआर कोड भेज रहे हैं और ये चर्चा कर रहे हैं कि जब ये पारित करा ही दिया जाएगा तो फिर सैकड़ों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराई जाएगी, दायर की जाएगी और वहां से कोई फैसला लाया जाएगा। इसलिए अमित शाह ने कहा कि ये सबसे पहला चैलेंज यही है कि हम कानून को ऐसे ड्राफ्ट करें जैसे 370 के मामले में हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने के लिए कोई मौका ही न मिले, और ये तरीका सबसे सही है क्योंकि कॉलेजियम के जजों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने इलेक्टोरल बाउंड पर सीधे तौर पर कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा है जिसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और ये बात लेकर यही कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में गए थे और कहा था कि अब तो केंद्रीय गृह मंत्री भी ऐसी बात करने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले विचार के योग्य नहीं है और इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। यही बात अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर भी उठी थी और अमित शाह ने यही बात कही थी कि देखिए ये जो जमानत दी गई है लोकतंत्र की सुरक्षा के नाम पर, इस पर तो कई सवाल उठ रहे हैं, इससे तो याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी, सब लोग जमानत के लिए आएंगे, छोटी बड़ी पार्टियों में अंतर नहीं होता, ये सबको अपनी पार्टी के अच्छे परफॉर्मेंस की जरूरत होती है। इसलिए दो कानून अभी हैं, एक वक्फ बोर्ड संशोधन बिल और दूसरा यूसीसी को लेकर भी अभी उत्तराखंड में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वहां पर अब लागू होने वाला है नवंबर में, लेकिन इसे केंद्र स्तर पर भी लाया जाएगा और उसके लिए भी ये मानकर चलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया जाएगा। और कॉलेजियम के जो जज हैं इस तरीके फैसले दे रहे हैं, जैसे कि बहराइच हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन के खिलाफ, जैसे कावड़ियों के समय नेम प्लेट विवाद के दौरान, जैसे इस बीच पूरे देश में बुलडोजर पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया, क्योंकि ये जमीयत उलेमाए हिंद की एक याचिका थी जिसमें कहा गया था अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसे टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से इस सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जैसे शब्दों को बाहर निकालने के लिए ये पूरा आधार है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जज अलग अलग तरीके की टिप्पणियां दे रहे हैं। वो सीधे तौर पर संविधान की बात नहीं कर रहे कि 1949 में जब संविधान एक्सेप्ट किया गया 26 नवंबर को और प्रियम्बल में चेंज किया जा रहा है तो नीचे के या तो डेट लाइन बदला जाए या फिर वो शब्द हटाया जाए जो बीच में अमेंड कर दिया गया इंदिरा गांधी के समय से। लेकिन फिर भी ये कानूनी पचड़ों के अलावा वो क्या कह रहे हैं, सेकुलरिज्म का मतलब समझा रहे हैं, ये जियो और जीने दो की बात कह रहे हैं। ये सेकुलरिज्म शब्द को लेकर वकीलों से सवाल पूछे जा रहे हैं जिन्होंने
याचिका दायर की है, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी उपाध्याय जैसे लोगों ने याचिका जो दायर की है, उनसे कहा जा रहा है कि क्या आप नहीं मानते कि भारत को एक सेकुलर कंट्री होना चाहिए, जैसी स्थिति सुप्रीम कोर्ट की है। इसलिए अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा है कि अब इनका इलाज यही है कि हम सबसे पहले कानून के यानी कि बिल ड्राफ्टिंग में ध्यान रखें कि इसमें कोई भी गलतियां ना हो। इसके लिए लीगल एडवाइस लिया जाए, वकील को रखा जाए, हमारे संविधान के विशेषज्ञों को रखा जाए और वैसे ही कानून बनाया जाए जैसे हमने आर्टिकल 370 को लेकर बनाया, जैसे भारतीय न्याय संहिता को लेकर बनाया। अब यूसीसी और वक्फ बोर्ड पर ऐसे ही बिल ड्राफ्ट होना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट कोई परिवर्तन करने की क्षमता नहीं रखता हो, उसे कोई मौका न मिले। और ये कॉलेजियम में बैठे जज इस बात को सुनकर, शाह जिस तरीके से अग्रेसिव मोड में है, ऐसा लग रहा है कि अब जल्द ही जुडिशियल रिफॉर्म की बात भी होगी, फिर से एनजेएसी की बात होगी, नेशनल जुडिशियल लॉ कमीशन की बात होगी और अपॉइंटमेंट कमीशन की बात होगी। जो तरीके अभी सरकार का चल रहा है उसमें इससे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार फिर से खलबली मच गई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।